नमस्कार, मैं स्वर भूमिश रोहित शर्मा। ये सीपीएम का ऑफिस है और यहाँ पर मुझे मिले हैं सीपीएम के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार जी। भारत की जो परिस्थिति चल रही है मोदी सरकार के शासनकाल में पिछले एक दशक से मतलब 11 साल से, और देश किस दिशा में जा रहा है, इन तमाम सवालों पर संक्षेप में हम जानकारी हासिल करेंगे इनसे, और किस दिशा की तरफ जा रही है देश और कहाँ जा करके रुकेगा, क्या होगा। मेरे साथ हैं अरुण कुमार मिश्रा जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद आपके चैनल को। और बहुत शुक्रिया। एक चीज़ बताइए कॉमरेड, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और अगर हम आज़ादी के बाद बात करें हम अगर, तो आज़ादी के बाद आप सत्ता में भी थे, फिर धीरे धीरे सड़कों पर आ गए। और सवाल है कि मेरा कि जिस तरह से आपने दावा किया देश का, मर्ज बढ़ता गया, क्या कहेंगे आप आज की परिस्थिति में, देश की क्या परिस्थिति है? देखिए, सवाल है कि अ, आपने एक बड़े दायरे में क्वेश्चन किया है। और देश की आज़ादी में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, उनके जो सपने थे, अ, उन सपनों को पूरा करने की बात देश की आज़ादी के बाद जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई, हम लोगों के समझ के अनुसार हमारी जो पार्टी है सीपीआईएम है, वो यहाँ के जमींदार पूंजीपति वर्ग के हाथ में सत्ता आई। भगत सिंह ने कहा था कि काले लोगों को हटा के, गोरे लोगों को हटा के हम खाली काले लोगों को बैठा देंगे तो उससे हमारा समाज बदलेगा नहीं। जब तक सत्ता किसानों मजदूरों के हाथ में नहीं आएगी, तब तक हमारा भाग्य नहीं बदलेगा। ये उनका था, उस जमाने में उन्होंने ये बात कही। और कम्युनिस्ट पार्टी का भी यही कहना था। अगर आप शुरू कीजिए, शुरुआती दौर में ही यहाँ के शासक वर्ग ने जिस तरह से तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल जो कम्युनिस्टों के नेतृत्व में लड़ा गया था, वो किसानों का आंदोलन था, निजाम के खिलाफ लड़ाई हुई थी। उसमें क्या हुआ, निजाम को भारत में मिलाने के नाम पर जो उस समय देश की जो सत्ता थी और उसकी जो मिलिट्री थी, जब वहाँ गई तो उसने सिर्फ निजाम को ही अपने साथ नहीं मिलाया, बल्कि वहाँ जो किसानों ने उस पूरे इलाके में जो अपनी ताकत बनाई थी और अपना राज्य कायम किया था, उसको भी खत्म किया। 4,000 कम्युनिस्ट मारे गए। ये इतिहास है। हमको इस इतिहास को भी जानना चाहिए कि शासक वर्ग ने उसी समय ये बात बता दी थी कि देश को वो किस रास्ते पर ले जाएंगे। तो ये ठीक है कि आज की परिस्थितियों से अगर हम उसकी तुलना करें, तो वो जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे उसमें, तो उनके कुछ वैल्यूज़ थे। और उस समय दुनिया जो थी वो दो ध्रुवीय दुनिया थी। एक अमेरिकी साम्राज्यवाद था और दूसरी तरफ सोवियत रूस था, और समाजवादी एक बड़ा ये था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो समाजवाद की ताकत पूरी दुनिया में बढ़ी थी, तो उससे एक के बाद एक दूसरे देशों में क्रांतियां हो रही थी। हमारे देश में भी 1920 में ही कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हो गया था, और उसके बाद से राष्ट्रीय आंदोलन में और फिर बाद के आंदोलनों में उनकी बड़ी भूमिका रही। और इसीलिए देश की आज़ादी के बाद दूसरी पार्टी जो पार्लियामेंट में थी, ये ठीक है कि ऑपोजिशन का उस रूप में उतना नंबर नहीं था उनका, लेकिन वही सेकंड पार्टी थी। कांग्रेस के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी थी ऑपोजिशन में। तो वो दौर था, और उसमें देश की आज़ादी के बाद भी नीतियों को एक तरह से, नीतियां क्या बने देश के लिए, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी भूमिका है। और इसीलिए उस दौर में आपने देखा कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग बने, क्योंकि यहाँ के जो पूंजीपति, एक बात इतिहास को जानना चाहिए, यहाँ के पूंजीपति वर्ग जो है वो इस लायक नहीं थे कि वो कोई बड़ा बड़ा पब्लिक सेक्टर खड़ा कर, कोई मैंने इस तरह का, जैसे तेल का उद्योग है या जो है एनर्जी का उद्योग है, इस तरह का उद्योग खड़ा करने की स्थिति में वो नहीं थे। इसलिए बम्बई में उन लोगों की बैठक हुई थी, और बैठक करके उन्होंने बजाप्ता सरकार को कहा था कि आप अब इस तरह का काम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, वो आप कीजिए, सरकार करे।
तो उस समय उस दौर में सोवियत रूस का इनको सहयोग मिला। और जो हम इंडस्ट्री देखते हैं, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री जितना देखते हैं, उसमें उस समाजवादी मुल्कों का ही सहयोग है। आप अगर बिहार में बात करें तो ये ऑयल रिफाइनरी जो है, आज भी वहाँ जाइएगा तो वो रसियन हॉस्टल है, वहाँ पर उसके इंजीनियर्स वगैरह रहते थे। तो वो सब जगह जो भी बड़ा बड़ा हमारा उद्योग स्थापित हुआ, चाहे वो अभी जो अ, झारखंड के इलाके में है, वो सब समाजवादी मुल्कों के सहयोग। बट मोदी सरकार कहती है कि 14 के पहले कुछ भी नहीं था, तो वो बात ऐसी ही है कि कुछ नहीं था। ये देश की आज़ादी के समय क्या था हमारे पास? हम कुछ भी उत्पादन नहीं करते थे। हम जो है, हम सुई का भी उत्पादन नहीं करते थे, लेकिन हमने उसके बाद स्टील का उत्पादन, और दूसरा एक स्टील का कारखाना था टाटा का, जो बहुत पहले से था, लेकिन और कुछ नहीं था हमारे पास। तो ये सब चीज़ बना, तो ये तो उसी दौर में बना ना। तो इसका तो आपको श्रेय देना होगा उस समय की जो सरकार थी, उसने ये किया। आप जो है, उसके पहले जितने तरह के आईआईटीज बने, हाँ, आईआईएम्स बने, तो ये सारी बात तो उसी समय हुई। उस समय एक विकास की जो उनकी अवधारणा थी, उसके अनुरूप उन्होंने काम किया, और वो दिखाई पड़ता है। तो वो जो है, और आज आप जब बात करते हैं सिलिकॉन वैली में हमारे इतने इंजीनियर्स हैं, ये है, तो कहाँ से पैदा हुए? वो तो वहीं से पैदा हुए ना। अच्छा, मेरा एक सवाल रहेगा यहाँ पर कि आपने तेलंगाना का सशस्त्र मूवमेंट की बात किया अभी है, और वहाँ 50,000 लोग शहीद हुए कम्युनिस्ट। जी जी। आज भी भारत के अंदर में दो धाराएं हैं विद्यमान कम्युनिस्टों की। एक धारा हुआ है जो संसदीय रास्ते पर चलते हैं, इसमें सीपीएम भी है, सीपीआई भी हैं, एमएल भी हैं, और इसी में से निकला हुआ एक धारा है सीपीआई माओइस्ट, जो कि आर्म स्ट्रगल आज भी कर रहे हैं। उनके हजारों लोग आज भी मारे जा रहे हैं, जेल में हैं, या फिर बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं। और सबसे बढ़कर छत्तीसगढ़ में इन दिनों नरसंहार का दौर चल रहा है, 500-600 लोगों को मात्र 6-7 महीने में मार दिया गया। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये बात, एक बात तो है कि जो नक्सल आंदोलन है, उसको हम समझते हैं कि वो एक वैचारिक तौर पर, जिसको कम्युनिस्ट आंदोलन में ये दो प्रवृत्तियां होती हैं। एक होता है जो आपको संशोधनवाद की तरफ लोग जाते हैं, और दूसरा रास्ता होता है जो एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाते हैं। ये दोनों रास्ते गलत हैं कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए, इसलिए हम उस रास्ते को गलत मानते हैं कि वो जो रास्ता है, क्योंकि आप जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसके ताकत को पहचानना जरूरी है कि वो कितना ताकतवर है। उस हिसाब से आपको अपनी टैक्टिक्स लेनी है, कार्यनीति बनानी है। तो आपने अगर आत्महत्या की कार्यनीति आप बना लेंगे, आप जो है भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं, उसके पास जो सेना है ये है, उसकी ताकत के बरक्स आपकी कितनी सेना है, आपका क्या जनसेना है। आप कुछ जगह पर अपना गुरिल्ला वॉरफेयर करके कुछ लोगों पर हमला करके कुछ कर लेते हैं, उससे क्या होता है, उससे शासक वर्ग को और भी दमन करने का मौका मिलता है। और इसमें कौन लोग मारे जाते हैं जिसके लिए आप लड़ना चाहते हैं? जैसे आदिवासी इलाका पूरा आज देखिए, तो आदिवासी, आम आदिवासी, वो दोनों तरफ के हिंसा का शिकार होता है। तो इसलिए ये रास्ता गलत है। उसमें जो लोग गए, उनके अंदर जो भावना थी, उस भावना से हमारा विरोध नहीं है। वो भावना है कि हमको इस शोषण के खिलाफ लड़ना है, लेकिन रास्ता जो अख्तियार किया गया वो सही नहीं था। और आज बहुत से लोग, उस आंदोलन से जुड़े लोग, उसको रीथिंक कर रहे हैं कि ये रास्ता जो है ये सही नहीं था। तो वो एक बात है। दूसरा है कि जो संसदीय राजनीति में है, तो संसदीय राजनीति में भी इस बात का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत होती है कि असली बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी वर्ग संघर्षों के बल पर ही आगे बढ़ सकती है। वो चुनावी जोड़ तोड़ से वो आगे नहीं बढ़ सकती है। चुनावी जोड़ तोड़ कभी कभी जरूरी होता है। आज के दौर में हमको भाजपा जैसी ताकत से लड़ना है, तो उसमें बहुत तरह के लोगों के साथ हमको जुड़ना होगा, क्योंकि अभी एक विभाजन हो गया है कि भाई जो भी हमारा संविधान है, जिस संविधान से हमको अधिकार मिला, आज उसको भी खत्म करने की कोशिश है। आज तो पूरी तरह से इस संविधान को ये नहीं मानने वाले लोग आज जो है सत्ता में है। उन्होंने तो उस जमाने में कहा था
जब संविधान बन रहा था कि हमारे यहाँ तो संविधान है, मनुस्मृति है, वही लागू करो। तो वो तो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं ना, तो उनको मौका चाहिए, वो उस तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वो कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई में वैसे तमाम लोग जो इस संविधान को भी बचाना चाहते हैं, जो संविधान अभी है, जिसने हमको वोट देने का अधिकार दिया, जिसने हमको एक कानून का राज स्थापित हुआ, समानता का अधिकार है। एक जो सेकुलरिज्म की बात है संविधान के आधार पर, तो वो सब जो अधिकार है, आज उस अधिकार पर भी हमला है। तो उसको बचाना है तो आपको बहुत तरह के ऐसे ताकतों से भी आपको संबंध जोड़ना होगा, जो कल तक हमारे मान लीजिए कि राजनीतिक तौर पर विरोधी थे। हम तो कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते रहे, हमने जो है इमरजेंसी का विरोध किया, हमारी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, हम दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम अपनी पार्टी के बारे में करेंगे। हम तो इमरजेंसी का भी विरोध किया उस समय। और फिर आज अगर कांग्रेस इस भाजपा के सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आती है तो ठीक है, हम लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं, हम लोग गए भी हैं उसके साथ। चुनाव में तो अभी हम लोगों ने, हमारी पार्टी का सम्मेलन हुआ और उसमें हमने ये तय किया है कि भाजपा के खिलाफ जितनी भी ताकतें हैं उनके बीच चुनावी तालमेल होता है, तो अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल रहेगा मेरा कि देश की जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो या जो भी दलें हैं, उन दलों के घरों पर, नेताओं के घरों पर सीबीआई ईडी का रेड चलता रहता है। आपकी पार्टी के नेताओं पर कितने रेड चले हैं? हमारे किसी पार्टी ने, तो ये तो बात है ना जो जानी चाहिए लोगों तक। हमारे यहाँ हम लोगों ने 34 साल तक बंगाल में शासन किया, हम 25 साल तक त्रिपुरा में, अभी हम केरल में, तो इन तमाम जगहों में हमारे खिलाफ वो बजाता, जब हम हारे बंगाल में तो ममता बनर्जी ने बजाता एक कमीशन बहाल किया कि लेफ्ट में जो भी किसी ने अगर कोई बेईमानी किया है, चोरी किया है, तो उस पर हम कार्रवाई करें। उसका रिपोर्ट आ गया कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कितने पैसे खाए हैं? इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में तो अभी हमारी स्थिति कमजोर हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो मिला था, इलेक्ट्रल बॉन्ड, उसमें तो हमने सीधा विरोध, हमारी पार्टी ने विरोध किया, हम पूरी तरह से उसके खिलाफ थे। हम किसी भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उससे कोई पैसा नहीं है। हमारा इतिहास है कि जब एक बिरला ने एक बनाया था कि हम जो है सभी पॉलिटिकल पार्टी को, उसको कितना वोट लाता है इसके हिसाब से उसको हम पैसा दें। तो उस जमाने में जब हमारे जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस सुरजीत थे, 18 लाख रुपया उन्होंने हमारे ऑफिस में पहुँचाया था। पार्टी ने उसको चिट्ठी लिख करके दे दिया कि आपका शुक्रिया, मैं हमारी पार्टी को पैसा भेजा, लेकिन हम आपका पैसा नहीं दे सकते। हम किसी भी इस तरह के संगठन का कोई पैसा लेकर के चुनाव नहीं करते हैं, हम जनता से पैसा लेकर के हम चुनाव करते हैं। और हमने इस इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हम ही गए, सीबीआई में, और उसने जो फैसला दिया सबके सामने है कि इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है और उस पर रोक लगे। तो ये जो है हमारा, तो हम कैसे ले सकते हैं कॉर्पोरेट से पैसा लेके, हम कॉर्पोरेट से कैसे ले सकते हैं? तो ये एक सवाल था कि आज से कई साल पहले ज्योति बसु जीवित थे और उनको एक ऑफर दिया गया था कि प्रधानमंत्री बनेगा, तो उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया। आज इतने वर्ष बीते हैं, वो जो ऑफर था, ठुकराने का नजरिया था, इसको आप किस रूप में देखते हैं? सही था, गलत था, या कुछ और हो सकता था? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी जो फैसला लेती है वो हमारी कमेटी है और वो फैसला लेती है। यहाँ पर कोई भी नेता, आप समझ सकते हैं राजनीति उसमें कितने बड़े नेता हैं, लेकिन केंद्रीय कमेटी ने वो फैसला और ये बहस का विषय था। हमारे समर्थक, हमारे अलग अलग तरह से बहस कर रहे थे। हमारे समर्थक भी बहुत लोग थे जो कहते थे कि हम कोई ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए, हम करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन पार्टी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री बन जाए तो हम करेंगे क्या? कौन सी नीति लागू करें? हम जिन नीतियों के बारे में लगातार विचार करते रहे हैं, हम जब केंद्रीय सत्ता, असली सत्ता होगी ना, तो लोगों की अपेक्षा होगी ना कि हम उसके अनुरूप काम करें। और अगर हम उसके अनुरूप काम नहीं करते हैं तो हमारी जो लगातार जिस बात की लड़ाई हम करते रहे हैं उसका क्या होगा? आपका क्या चरित्र लोगों के सामने?
वो ये करने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब असली बात होती है तब कोई करने से। दूसरी बात, अगर आप उस रूप में उन नीतियों को वहाँ लागू करने के लिए जाते हैं और उसके लिए अगर आप जमीनी तौर पर तैयार नहीं हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जीत करके आए थे एलएनडी, उनका क्या हासिल हुआ? उन्होंने जब अमेरिका की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया तो उनके खिलाफ CIA ने वहाँ के जो मिलिट्री के लोग थे उसको अपने साथ करके और पूरा प्रेसिडेंशियल ये जो उनका ये था उसको घेर दिया और फिर वहाँ पर वो लड़ते लड़ते मारे। तो ये बात, ये इतिहास हमको सिखलाता है। लेकिन एक चीज़ तो है, अगर आप प्रधानमंत्री निगतियों से बन पाते हैं तो बहुत चीज़ों को एक्सपोज को भी कर पाते हैं, करके बयान करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं या बहुत चीज़ कर तो ये हम अनुमान करते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हम किस शासक वर्ग से लड़ रहे हैं, उसकी क्षमता क्या है और उसके अनुरूप आप अपने को तैयार करते हैं। अब ये तो कंजेक्चर है कि ये क्या होगा, अगर हम जाते तो क्या होगा, लेकिन पार्टी ने उन तमाम बातों पर विचार किया और पार्टी के अंदर इस पर बहुत डिबेट था, जिसको पार्टी सम्मेलन में कहा कि नहीं हमारा सही स्टैंड था और उस रूप में क्या पार्टी आज भी सिस्टम पर कायम है? एकदम कायम है। हालांकि हमने ये कहा है कि अभी उसमें थोड़ा सा जो परिवर्तन हुआ है पार्टी प्रोग्राम के अनुसार कि केंद्रीय सत्ता में जाएंगे कि नहीं, इस पर परिस्थितियों के अनुरूप विचार करेंगे। अभी हम चले जाएंगे ये बात हमने नहीं कही, लेकिन हम विचार करें। पहले हम एकदम उस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं थे, अभी थोड़ा ये परिवर्तन हुआ है क्योंकि एक जो देश में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक पार्टी वगैरह का जो उदय हुआ है और उनके जो अपने अपने इंटरेस्ट, तो उसमें एक स्पेस बनता है। तो इसको देखते हुए पार्टी ने ये बात की। मतलब आज अगर ऑफर इस तरह का मिले तो पार्टी कोशिश कर सकती है इस पर? मैंने वो निर्भर करेगा उस समय की परिस्थितियों पर। वैसे भी अभी तो ये बात सोचना भी गलत है क्योंकि हमारा 4 MP है, हमें अभी हमारा MP पार्लियामेंट में 4 है और सब लगा के हमारे 9 MP है, राज्यसभा के सब मिला के, इसलिए अभी के दौर में ये बात करना भी बेकार है। बिल्कुल आपने कहा बात ना बेकार है, 4 MP आपके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि आप लोग जो है बहुत खतरनाक फौज वाले हैं, भले ही छोटे से हिस्से में सिमट कर केरल में, लेकिन बहुत खतरनाक फौज चल रहा है, उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मोदी जी आपसे बहुत भय पाते हैं, आपके खुद से करते रहते हैं, क्यों लड़ते रहते हैं, क्या है समस्या? अब जैसे हम कम्युनिस्ट पार्टियों की आलोचना करते हैं, अब सत्ता में नहीं है, वो कहीं नजर नहीं आता, एक केरल में कोने में बैठे हैं, फिर भी वो विचारधारा खतरनाक है। उसमें वो सही समझते हैं, हम उनके सबसे पक्के विरोधी हैं, हम उनके दुश्मन हैं, वो हमको सही समझते हैं, हम भी उनको सही समझते हैं, वो हमारे पक्के दुश्मन। उनकी विचारधारा व्यक्ति से कुछ लेना नहीं। RSS की जो विचारधारा है वो इस देश के तमाम जो राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्य थे उसके विपरीत है। उसने उसकी पूरी किताब वगैरह, उसके जो भी लेखक हैं, जो गोलवलकर को पढ़िए, bunch of thoughts है, we and our nation will define, ये सारी किताबें हैं। उसमें वो करते क्या है, किसकी वो पूजा करते हैं? वो तो हिटलर की पूजा करते हैं और वो कहते हैं कि उसने जो आर्यभक्त को बचाने के लिए जो काम किया उससे हमको सीखने की जरूरत है। तो आप तो हिटलर बनना चाहते हैं ना, आप तो उसी रूप में कहा, और इसीलिए आपने RSS ने अपनी किताब में 3 शत्रु घोषित किया, ईसाई हैं, मुसलमान हैं और कम्युनिस्ट हैं। अभी उनके एक मुख्यमंत्री ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल सिंह को जिंदा रहने का अधिकार नहीं। तो ये उनकी खुली बात, हम इस बात को जानते हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ ऑल आउट एजुकेशन में हैं, संघर्ष में हैं, और वो संघर्ष अलग अलग है। जैसे अभी हमारा 20 मई को अखिल भारतीय होगा, मजदूरों ने, ट्रेड यूनियन संगठन ने, सब लोगों ने मिलकर ये आम हड़ताल का फॉर्म किया है और उसमें जो बातें हैं वो किस तरह से ये सरकार, ये जो सरकार है इसका चरित्र पूरी तरह से जो कॉर्पोरेट पूंजी और ये सरकार एक दूसरे से जुड़ गई। अब उसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। राज्य और पूंजी का जो फ्यूजन है, ये फाशीवाद का एक शुरुआती रूप, इसी से फाशीवाद पैदा हुआ।
और वो जो है वो हमको दिखाई पड़ता है। नहीं, सीपीएम तो फासिलात मानती नहीं है। नहीं, एकदम मानती है। आपने हमारे डॉक्यूमेंट को हमने क्या कहा, हम अगर कर रहे थे अभी हम फांसीवाद आ गया होता तो फिर आप हमारा ये इंटरव्यू नहीं दे रहे होते और हम ये बात जो बोलते होते तो हमको जेल ही उठा के ले जाते। अभी जेल जा रहे हैं लेकिन हमको परिस्थितियों का सही सही आकलन करना है। अगर हम ज़्यादा आकलन करते हैं तो फिर उसके अनुरूप दूसरी राजनीति हमको बदल दी। तो इसीलिए जो जिसको हम कहते हैं कि ठोस परिस्थिति का ठोस विश्लेषण, लेनिन की ये उक्ति बार बार हम लोग दोहराते हैं कि भाई आज की परिस्थिति क्या है, जा रहा है उसी तरफ, फाशीवाद की तरफ, लेकिन फाशीवाद हो गया पूरी तरह से ये अगर हम मान लेते हैं तो फिर आप ओपन एक्टिविटी कर ही नहीं सकते। ये ऑफिस नहीं चला सकते आप, जैसे यहाँ बैठ करके हम लोग ऑफिस चला रहे हैं, नो। तब फिर आपको अंडरग्राउंड होना होगा, तो अपनी गतिविधि पूरी तरह से आपको ये करनी है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये जो मैं फिर वही आता हूँ, छत्तीसगढ़ में लगातार अदानी को माइंस लेके जा रहे हैं और वहाँ पर लोहा, सोना, जहीरा, कोयला बड़े पैमाने पर गिर रहा है। उसके खिलाफ, उसके लिए जो है वो पूरा मतलब उसके जंगल को झड़का दिया, उखाड़ फेंक दिया, हजारों गाँव को उखाड़ फेंक दिया, हजारों आदिवासियों को मार दिया गया। तो इन तमाम परिस्थितियों पर आप क्या सोचते हैं? पार्टी ये पूरी तरह से हम लोग ये मानते हैं कि ये जो है इस समस्या का निदान ही नहीं है कि आप इस तरह के राज्य की हिंसा के लिए इस तरह का काम कीजिए। और वो तो सीधा कर रहे हैं कि वो सारा जो मिनरल्स है और सारी चीज़ें हैं वो यहाँ के पूंजीपतियों के हाथों में करने की कोशिश। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम उन तमाम आदिवासियों के साथ खड़े हों, उनके आंदोलन में शरीक हों, लड़ें और जंगल ज़मीन और ये बचाने के लिए जो लड़ाई है, ये लड़ाई होनी चाहिए, साथ साथ चलनी चाहिए। वो चल भी रही है, अलग अलग इलाकों में चल भी रही है, लेकिन वो बहुत सी राजकीय हिंसा का शिकार है। आज ये एकदम नग्न रूप में ये शिकार। एक बात और भी करना चाहिए, हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि इसको हो गया कांग्रेस के रही नहीं ये जो थे चिदम्बरम में निकले वहाँ पर, और उसमें सर्वजुलूम वगैरह का निर्माण जो हुआ तो ये एक कोशिश जो है शासक वर्ग की इस रूप में, उनकी जो वर्गीय सोच है और जो जिस तरह से वो यहाँ के कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए काम करते हैं, उसमें आज नग्न रूप में वो थोड़ा सा जो कुछ उस दौर में पर्दे के पीछे होता था, आज वो एकदम नग्न रूप में हो रहा है और वो किसी तरह की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इनके खिलाफ एक तरह का वर्ग युद्ध लड़ करके ही आप इनको रोक सकते हैं। जो जनसंघर्ष है उसको बढ़ा करके जो संघर्ष आज बढ़ रहे हैं, ये जो लोगों में एक गुस्सा अंदर अंदर पैदा हो रहा है। आज हम जहाँ भी जाते हैं मजदूरों में, तमाम लोगों में गुस्सा, ज़रूरत है उस गुस्सा को एकजुट करने की और उसको मैदान में लाने की। उस प्रक्रिया में हम लोग लगे। एक सवाल रहेगा कि अभी वहीं छत्तीसगढ़ में माओवादी लोग जो लगातार मांग कर रहे हैं कि सीज फायर किया जाए, सीज फायर किया जाए, सीज फायर किया जाए, लगातार 4-5 एक्शन ले चुके हैं, बात सुनने लगे हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से एक और सीज फायर का बात हुआ और सीज फायर हो गया, जबकि इंदिरा गांधी के जमाने में ये क्या सरकार एक तो इनके कहने के बाद ट्रंप ने कर दिया और ट्रंप ने जिस रूप में कहा है, अभी तक उसको इस सरकार ने खारिज नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि भाई तुम लोग झगड़ा बंद करो, नहीं तो तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करना। तो भारत सरकार ने इसका खंडन नहीं किया है कि ये गलत था। तो ये तो बतलाता है ना कि ये जो युद्ध है और युद्ध होना और युद्ध बंद होना, इसमें जो साम्राज्यवाद की भूमिका है उसको बगैर समझे आप युद्ध को नहीं समझ सकते। इसलिए ये पूरी तरह से अमेरिकी साम्राज्य। और क्या हुआ इस पूरे युद्ध में, दोनों तरफ के शासकों ने जो हथियार खरीदे, तो हथियार खरीदने वालों के लिए तो अच्छा है कि आप युद्ध लड़िए, और क्या आप उसमें टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा कितना बढ़िया ये था, हमने जो खरीदा है। नहीं, माओवादियों से सीज फायर नहीं किया है। नहीं वो पाकिस्तान सीज फायर कर दिया है। हाँ, क्या पाकिस्तान ज़्यादा क्लियर था आपका माओवादियों से? हाँ, तो वो सीधी बात है कि माओवादी जो
कहीं ना कहीं इनका जो वर्गीय नीति है उसके खिलाफ है। तो ये वर्गीय नीति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उससे जो है बात नहीं कर सकते आप। ये तो राजनीतिक मामला है ना, माओवादी राजनीतिक बात कर रहे हैं, वो खाली किसी को ऐसे ही मारने के लिए नहीं जा रहे, वो तो राजनीतिक सवाल लेके। ठीक है कि उनका जो तरीका है वो उससे किसी का मतभेद होता है, लेकिन वो तो सवाल बना रहे हैं जनता का सवाल है। तो आपको राजनीतिक तौर पर उनसे इंगेज करना चाहिए, बात